पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब कलेक्शन टाइप हमारे पास लिस्ट था पहले से, तो टपल को बनाने की जरूरत क्या है। तो अगर हम इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके नेम्स को स्टोर करने के लिए एक पाइथन प्रोग्राम बनाएं, तो मेरे पास एक अप्रोच है कि हर किसी के नेम को मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रोग्राम में रख सकता हूँ। दूसरी अप्रोच है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट के अंदर सारे स्टूडेंट के नेम्स को रख सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे बैच के स्टूडेंट भी इसमें ऐड हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपना बैच का टाइम चेंज करा लेता है और वो इस बैच से आउट हो जाता है। तो अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो ये आसानी से ये दोनों ऑपरेशन हो जाएंगे, क्योंकि लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड भी किया जा सकता है और लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक है। बट अगर सिचुएशन को हम बदल दें, इम्यूटे जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है कि सर एक ऐसा बैच जो कंप्लीट हो चुका है, वो कोर्स पूरा हो चुका है, और मुझे क्या करना है, लास्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट आए थे उन सबके नेम को स्टोर करना है। तो हमने कहा लिस्ट यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। हमने कहा लिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड करना और लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करना अलाउड है, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप कह रहे हैं कि वो बैच कंप्लीट हो चुका है। अगर वो बैच कंप्लीट हो चुका है तो ना तो उस बैच में स्टूडेंट अब आ सकते हैं और ना उससे जा सकते हैं। बट अगर मैं लिस्ट का यूज करता हूं तो लिस्ट में ये फैसिलिटी नहीं है कि एक बार एलिमेंट अगर आ जाए तो वो वहां से ना जाए। ठीक है। तो मुझे एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो लिस्ट की तरह ही हो, बस हमें क्या एक बाउंडेशन दे दे। बाउंडेशन इस बात की दे दे कि अब एलिमेंट ना तो आ सकते हैं यहां से और ना ही यहां से जा सकते हैं। आप पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए, लेकिन एलिमेंट को मॉडिफाई करना अलाउड नहीं है। तो ऐसा कलेक्शन टाइप जो हमारा मॉडिफाई नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलते हैं, टपल। तो अगर सिंगल लाइन में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि टपल इज इक्वल टू इम्यूटेबल या अनमॉडिफाइबल वर्जन ऑफ लिस्ट। अनमॉडिफाइबल लिस्ट को हम टपल के नाम से जानते हैं। अब एक और यूज केस अगर हम डिस्कस करें, 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है। अब जो प्लेइंग 11 थी फाइनल मैच में जो खेली थी, जितने भी प्लेयर्स हैं मुझे उन सबके नाम स्टोर करने हैं। तो लिस्ट एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप लिस्ट में रखेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं धोनी की जगह पर ऋषभ पंत लगा दें, बट ऐसा नहीं हो सकता रियलिटी में, क्योंकि वो पास्ट बन चुका है जो बदलेगा नहीं है। तो हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। तो अगर हिस्टोरिकल वैल्यूज का ग्रुप क्रिएट करना हो तो लिस्ट की जगह पर ऑप्शन क्या यूज करना चाहिए, टपल का यूज करना चाहिए। तो टपल वहां पर हमारे लिए बेस्ट सुटेबल टाइप होगा। चलिए, तो अगर सिंगल लाइन में बोले तो ये हम ये लिख सकते हैं, इट इज इम्यूटेबल या अनमॉडिफाइबल वर्जन ऑफ लिस्ट। ठीक है। चलिए, बाकी और बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी टपल के लेकर। तो पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा टपल है, इस टपल का नोटेशन क्या है, कैसे टपल को बनाया जाता है कोड के अंदर। जैसे लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से टपल का नोटेशन होता है पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस या पैरेंथेसिस का पेयर टपल को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई वेरिएबल जिसमें हम इस तरह से पैरेंथेसिस को स्टोर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो टपल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अभी एम्प्टी टपल बनकर तैयार हो गई। अगर मैं टाइप निकालता हूं टी का तो ये एम्प्टी टपल आएगा। ठीक है। और टपल को प्रिंट कराएंगे तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी टपल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अगर हम लॉजिकली समझें तो ऐसी टपल बनाकर मैंने कुछ भी हासिल नहीं कर लिया। क्यों? क्योंकि अब ये बदल तो सकती नहीं। अब आप बोलेंगे सर इसमें ना 4 एलिमेंट ऐड कर देते हैं, कर ही नहीं पाओगे क्योंकि टपल है वो बदलेगी नहीं हमारी। तो ऐसा हम शायद बहुत कम करेंगे कि टपल को हम बना रहे हैं और बिना एलिमेंट के बना रहे हैं। बट एक सिंटैक्स है सीखने के लिए, समझने के लिए कि ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है। चलो, टपल को बनाने का दूसरा सिंटैक्स, जिस समय आप टपल बना रहे थे उस समय आप इसमें अपनी वैल्यूज को रख सकते हैं।
डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं लिस्ट की तरह, अलग अलग टाइप की वैल्यूज अलाउड हैं लिस्ट की तरह, ठीक है, इंडेक्सिंग भी टपल में होती है। तो वो सारी चीजें लिस्ट के जैसी ही हैं। तो मान लो ये 3 वैल्यूज मैंने टपल में लिखी और मैंने सीधा टपल को ही प्रिंट करा दिया। तो जिस तरह से लिस्ट ऑर्डर मेंटेन करती है, जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स आएंगे उसी तरह से टपल भी ऑर्डर मेंटेन करती है। जिस ऑर्डर में टपल के अंदर वैल्यूज रखी गई हैं, जब आप उन्हें प्रिंट करते हैं तो उसी ऑर्डर में ही वो हमारी प्रिंट होंगी। टपल को क्रिएट करने का तीसरा तरीका, अगर आप बिना पैरेंथेसिस के कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लगाते हैं इस तरह से, तो ये भी टपल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये वैल्यू जो कॉमा सेपरेटेड हैं ये हमारा एक टपल को फॉर्म करती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो टपल ही प्रिंट होगी, लेकिन जब भी टपल प्रिंट होती है हमेशा पैरेंथेसिस के साथ ही प्रिंट होती है। बनाते समय भले ही हमारे लिए ऑप्शनल है, बट जब प्रिंट होगी तो पैरेंथेसिस के साथ ही प्रिंट होगी। तो इस तरह से हम टपल को, एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो एक तरीका ये हो गया, विद वैल्यूज करना है एक तरीका ये है, और एक और तरीका है जिसमें विद वैल्यूज आप टपल को अपनी बना सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग यूज केस, अगर आपसे कहा जाए कि सर t = 10 और मैं यहाँ पर इस t का टाइप गेट करूं और t को प्रिंट कराऊं, तो t क्या बनकर आएगा? टपल। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं टपल में एक ही वैल्यू रखूंगा, तो टपल में एक वैल्यू रखी जा सकती है या नहीं? अगर एक रखी जाएगी तो ऐसे रखने की कोशिश करेंगे हम, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये तो इंटीजर बनकर आएगा। सिर्फ वेरिएबल का नाम टी दे देने से थोड़ा टपल बन जाएगी, है ना? इसका नाम तो आप आई रखो, जे रखो, एक्स रखो, जो बनाए वो रखो, ये वैल्यू क्या है उससे डिसाइड होगा कि टी किस टाइप का वेरिएबल है हमारा। तो अभी इंटीजर ही आएगा, टपल क्यों आएगा, है ना? तो ये इंटीजर ही आएगा। ठीक, तो इसको रन कराएंगे तो ये हमारा इंट ही आएगा। अगर आप बोले नहीं सर पैरेंथेसिस में लिखना था, तो क्या पैरेंथेसिस में हम किसी वैल्यू को लिख नहीं सकते? अगर मुझे -10 लिखना होता तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता था। तो क्या पैरेंथेसिस में सिंगल वैल्यू लिखना अलाउड नहीं है? लिख सकते हैं। तो अभी भी ये इंटीजर ही आएगा। तो सर ये टपल कब बनेगा? जब आप सिंगल वैल्यू टपल में रखना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ कॉमा पुट करते हैं तो अब ये हमारा टपल बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में सिंगल वैल्यू रखेंगे तो ऑर्डिनरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल वैल्यू रखेंगे वो लिस्ट बन जाती है। कॉमा लगाना वहां मैंडेटरी नहीं है, लगा देंगे तो एरर भी नहीं आएगी लिस्ट में। बट टपल के अंदर ये रूल है कि अगर आप सिंगल वैल्यू टपल में रखेंगे तो उसके बाद कॉमा आपको लगाना होगा, अदरवाइज एरर तो नहीं आएगी, लेकिन वो वैल्यू जिस टाइप की है उसी टाइप का वेरिएबल माना जाएगा, वो टपल टाइप का वेरिएबल फिर नहीं माना जाएगा। तब भी सेम आउटपुट आएगा। तो अगर मैं पैरेंथेसिस हटा दूं यहां से, तब भी सेम आएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टपल से रिलेटेड और चीजें समझते हैं। तो टपल को बनाने का कोई और तरीका, हमने कहा एक और तरीका है, आप टपल फंक्शन का यूज करके भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। टपल फंक्शन का यूज करके भी टपल को आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब टपल फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये आपकी एम्प्टी टपल बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आप टपल फंक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास करेंगे
तो जो भी स्ट्रिंग आपने लिखी है उस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को टपल का करेक्टर बना दिया जाएगा। तो आप टपल को किसी स्ट्रिंग से भी बना सकते हैं। रेंज फंक्शन से भी टपल बनाई जा सकती है। तो रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है वो आप टपल के लिए पास कर दीजिए। मान लीजिए मैंने 1,5 कर दिया, तो इस रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 4 बनेगी, और उस सीक्वेंस की वैल्यूज का यूज करते हुए टपल बना दी जाएगी। और टपल के अंदर भी क्या होगा भाई, 1 2 3 4 हमारे आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करूंगा तो आप उसको देख पाएंगे। किसी लिस्ट से टपल बनाई जा सकती है, लिस्ट से टपल बनाई जा सकती है। टपल फंक्शन के अंदर आप अपनी लिस्ट पास कर दीजिए, तो जो भी लिस्ट है ये कॉपी होकर आ जाएगी टपल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टपल को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या टपल पर इंडेक्सिंग अलाउड है? आंसर इज यस। टपल मॉडिफाई नहीं हो सकती बट इंडेक्सिंग अलाउड है। आप टपल को इटरेट कर सकते हैं फॉर लूप लगाकर डायरेक्टली। तो अगर मैं यहाँ पर टपल में जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो देखना चाहूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टपल ऑफ 0 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर टपल को मैं लूप में, फॉर लूप में इटरेट करना चाहूं तो कर सकते हैं, फॉर आई इन टी। तो इसे बोलते हैं टपल इज इटरेबल। तो कोई भी कलेक्शन अगर इटरेबल है तो इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली फॉर लूप में उसका यूज किया जा सकता है, और फॉर लूप उस कलेक्शन के एक एक एलिमेंट को इटरेट करता रहेगा। अब इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है ये 100 होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए, तो इसको अपडेट करते हैं। तो अगर ये लिस्ट होती तो हम इस तरह से इसको अपडेट कर देते, टी ऑफ 0 इक्वल टू 100। जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हम गेट तो कर पा रहे हैं, लेकिन जब उसको बदलने की कोशिश करते हैं असाइनमेंट का यूज करके तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा। और यहाँ लिखकर आती है एरर, टपल डज नॉट सपोर्ट, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जो आपका आइटम असाइनमेंट है वो आप नहीं कर सकते। अच्छा, किसी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डेल टी ऑफ 0, जीरो इंडेक्स पर जो टपल में एलिमेंट है उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, एरर, टपल टाइप डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। लेकिन टपल के अंदर से आप आइटम को डिलीट नहीं कर सकते। तो इससे समझ में आता है कि टपल अनमॉडिफाइबल होती है। ठीक, चलिए, टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन उस कलेक्शन टाइप का होगा जो मॉडिफाइबल है, जो अपडेट हो सकता हो। तो टपल कॉम्प्रिहेंशन नाम से कोई टॉपिक नहीं है। यूजर से इनपुट लेकर टपल बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। ऐसा तभी हो सकता है जब टपल ऐड ऑपरेशन सपोर्ट करे, तो टपल में अपेंड नहीं चलता। अगर आप टपल में कोई एलिमेंट अपेंड करना चाहेंगे या किसी भी तरह से ऐड करना चाहेंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन टपल पे नहीं होते। फाइन। अब टपल के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कलेक्शन टाइप के पास, और नेक्स्ट कलेक्शन टाइप का नाम है सेट। तो अगर इसका यूज केस डिस्कस करें तो इसका यूज केस ये है कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, अगर मुझे इन सब का नेम स्टोर करना है तो लिस्ट और टपल में से आप जो भी डिसाइड करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप सबके 10th के मार्क्स में स्टोर करना चाहूँ तो लिस्ट ठीक है, या टपल ज्यादा बेटर है? टपल, क्योंकि 10th के मार्क्स हैं, बदलेंगे तो नहीं कभी वो, लेकिन वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप सबका आधार नंबर स्टोर करना है, आप सबका ड्यूकेट आईडी है उसको स्टोर करना है,
तो यहाँ पर देखो डुप्लीकेसी वाला पॉइंट नहीं है, तो लिस्ट ऐसा तो नहीं कहती, टपल ऐसा तो नहीं कहता टपल कि भी डुप्लीकेसी रखनी होगी, नहीं होगी तब भी चलेगा हमारा। बट इस बार अगर दो स्टूडेंट की आईडी या दो स्टूडेंट का आधार नंबर अगर मैं स्टोर कर दूं गलती से, तो वो लिस्ट में एक माना जाएगा या दो माने जाएंगे? लिस्ट में दो माने जाएंगे। हर वैल्यू अलग है, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो दूसरी वैल्यू पे, ठीक है। बट हम चाहते हैं ऐसा कलेक्शन दो जहां पर अगर गलती से एक वैल्यू जो पहले से अवेलेबल है अगर वो दोबारा आ जाए तो वो एक ही बार काउंट हो, एरर भी ना आए और काउंट वो एक ही बार हो, तो ऐसा कलेक्शन सेट कलेक्शन कहलाता है। तो सेट कलेक्शन का यूज हम तब करते हैं जब मुझे ऐसा ग्रुप बनाना हो जहां पर यूनिक वैल्यूज हमारी अलाउड होनी चाहिए, और अगर गलती से कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए तो एरर भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो काउंट एक ही बार होनी चाहिए हमारा, उसका मेमोरी एलोकेशन भी सेट के अंदर एक ही बार होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? सेट कलेक्शन कहा जाता है। तो अगर हम सेट की सिंगल लाइन की डेफिनेशन की बात करें तो सेट का मतलब है यहां पर इट इज एक ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं रिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा सही कर रहा हूं। इट इज एन अनऑर्डर ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यू। अनऑर्डर शब्द क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा, सेट के अंदर अगर मैं कुछ वैल्यूज रखता हूं और साइट से मांगूंगा तो उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने सेट में पहले ये लिखा था और जब आउटपुट देख रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, क्योंकि सेट का नेचर है अनऑर्डर्ड। सेट हमारा अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो अब इसको बनाएं कैसे? अगर मुझे इसको कोड में लिखना हो तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? तो पहला सिंटैक्स है इसका कि जब आप करली ब्रेसेस के पेयर में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हैं तो वो सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैंने लिख दिया 10 कॉमा -5। तो किसी भी टाइप की वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हैं। आंसर इज यस, किसी भी टाइप की वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट एक छोटी सी कंडीशन है, उस कंडीशन को मैं बताऊंगा आपके लिए अभी। फिलहाल मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया और 20 लिख दिया, तो एक सेट बनकर मेरा तैयार हो गया जिसमें कुछ इंटीजर हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, कुछ फ्लोटिंग वैल्यू भी लगा देते हैं 2.5, बूलियन वैल्यू है, स्प्रिंग वैल्यू है। तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं सेट के अंदर हमने यूज करी हुई हैं। अगर हम इसका टाइप गेट करेंगे तो टाइप ऑफ एस सेट ही आएगा। और एक काम और करते हैं, इसमें 10 को डुप्लीकेट कर देते हैं, 10 दो बार रख देते हैं। तो अगर मैं इस सेट की लेंथ निकालूं तो यूनिक वैल्यूज को ये काउंट करेगा। तो यूनिक वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 10 एक ही बार काउंट होगा, है ना। अब बात करते हैं सेट को प्रिंट कराने की, और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। हमने पहले 10 लिखा था, यहाँ पहले ट्रू आया है, फिर 2.5 है, फिर हाई है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर -5 है। तो ये कोई ऑर्डर नहीं है। अगर मैं दोबारा रन कराऊंगा तो इस बार कुछ और आउटपुट आ सकता है। बदला, बदल गया। हाई थर्ड नंबर पे, इस बार 20 पहले, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेट है ये अनऑर्डर्ड होता है। एक ही सेट को आप 4 बार रन करके प्रिंट कराएंगे तो 4 बार अलग अलग ऑर्डर उसका हो सकता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सेट में किसी भी टाइप के वैल्यूज अलाउड हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी आंसर होगा, है ना। अभी तक जिनको हम जानते हैं उसके हिसाब से तो हम आंसर यस में दे देंगे कि सेट में किसी भी टाइप की वैल्यूज अलाउड है, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर अलाउड होती हैं। बट जो रूल है वो ये कहता है कि इंटरनली सेट में जो वैल्यूज आती हैं वो हैशिंग
को सपोर्ट करना चाहिए। हैशिंग क्या होती है, सी में आपने पढ़ा होगा, जस्ट मैं इसका एक आउटलाइन बता रहा हूँ। हैशिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी चीज का एक यूनिक वैल्यू जनरेट करते हैं, और गारंटी होती है कि हैशिंग टेक्निक वो यूनिक वैल्यू अब किसी और के लिए जनरेट नहीं करेगी। तो जब भी मुझे यूनिकनेस चाहिए होती है तो बैकएंड में हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सेट अपने अंदर हैशिंग यूज करता है क्या क्या करने के लिए, इन वैल्यूज की यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए हैशिंग टेक्निक का यूज करता है। वो क्या होती है, कहाँ से आती है, ये हमारा स्कोप नहीं है। ये आपने सी का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने अच्छे से समझा होगा, नहीं पढ़ा है वहां जाके रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सेट अपने अंदर हैशिंग टेक्निक यूज करता है, सिर्फ वो वैल्यूज अलाउड हैं जो हैशिंग को सपोर्ट करती हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू आपने सेट में लिख दी जो हैशिंग को सपोर्ट नहीं करती है, एरर आ जाएगी। लकीली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये पाइथन के जो टाइप्स होते हैं ये सब हैशिंग को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आ रही है। अब मैं कुछ ऐसे टाइप के नाम ले रहा हूं जो हैशिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर मैं उनको सेट के अंदर लिख दूं तो एरर आ जाएगी। कौन कौन है वो, लिस्ट, लिस्ट हैशिंग को सपोर्ट नहीं करती है। लिस्ट एज एलिमेंट बनकर, लिस्ट एज वैल्यू बनकर सेट के अंदर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूंगा तो ये कोशिश फेल हो जाएगी। तो मैंने एक सेट बनाया और इस सेट के अंदर, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है नेस्टेड लिस्ट, टपल के अंदर टपल हो सकती है, टपल के अंदर लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, बट सेट के अंदर नेस्टेड जो हो सकता है वो लिस्ट नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वो हैशिंग को सपोर्ट नहीं करती। देखते हैं, अगर मैंने यहां लिख दिया मान लीजिए 10 20 और प्रिंट कराया है इसके लिए, तो मेरे हिसाब से एरर आनी चाहिए, बाकी देख लेते हैं। दोबारा रन कराते हैं ताकि आउटपुट मैसेज थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दे जाए। टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप, अनहैशेबल टाइप कौन है, लिस्ट। यानी कि ये सारी वैल्यूज हैशिंग को सपोर्ट करती हैं लेकिन ये हैशिंग को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए इसको हम सेट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या टपल एज एलिमेंट बनकर सेट में अलाउड है, यस। टपल हैशिंग को सपोर्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टपल को आप यहां लगा सकते। क्या सेट के अंदर सेट आ सकता है, नो, क्योंकि सेट खुद हैशिंग को सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि सेट कभी भी एक एलिमेंट नहीं बन सकता किसी सेट का, क्योंकि सेट खुद हैशिंग को सपोर्ट नहीं करता है। एरर, अनहैशेबल टाइप सेट। ठीक है, टपल के अंदर आप सेट भी लगा सकते हो, लिस्ट भी लगा सकते हो, टपल भी लगा सकते हो। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है, टपल भी आ सकती है, सेट भी आ सकता है, बट सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकती है, हमारी टपल ही आ सकती है। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सेट इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है? अगर मैं सेट में पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहूं तो लिस्ट और टपल की तरह क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह दिख रही है, क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं कि सेट में जीरो इंडेक्स की एलिमेंट लेकर आओ तो कौन सी है वो, पता ही नहीं, अनऑर्डर है वो। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्सिंग देकर फायदा ही नहीं होगा कुछ, क्योंकि इंडेक्सिंग अगर दे दी तो सब कुछ गलत ही हो रहा होगा जो भी हो रहा होगा। इसलिए साइट में इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप इंडेक्सिंग लगाएंगे तो ये आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है, सेट टाइप इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल। सब स्क्रिप्टेबल शब्द में दो बातें छुपी होती हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। मतलब ना तो इसमें इंडेक्सिंग आएगी और ना इसमें स्लाइसिंग आएगी, दोनों चीजें अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आता है। जिसका ऑर्डर नहीं उसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे करेंगे, हम कैसे यहाँ पर श्योर होंगे कि यही आउटपुट आएगा। ठीक है,
क्या सेट इटरेबल है? इटरेबल शब्द जब भी बोला जाएगा इसका सीधा मतलब होता है कि क्या फॉर लूप में डायरेक्टली सेट को पास किया जा सकता है। आंसर इज यस, सेट इज इटरेबल। तो मैं लिख सकता हूं फॉर आई इन एस। अब लूप क्या करेगा, सेट से एक एक एलिमेंट फैच करेगा और अपने आई वेरिएबल में रखेगा, और फिर आप अपने लूप के अंदर के स्टेटमेंट में उसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब कौन सा एलिमेंट पहले आएगा नहीं पता, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा सेट है ये हमारा इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, डुप्लीकेसी सपोर्ट नहीं करता है, ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, इटरेबल होता है। ये सारी बातें मैंने लिखी हुई है टेक्स्ट नोट, जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ क्लास के बाद, मैं आपको शेयर कर दूंगा, सारी बातें लिखी है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, क्या सेट मॉडिफाइबल है? क्या सेट मॉडिफाइबल है? फॉर एग्जाम्पल मान लो सेट में छोटा सेट बना देते हैं समझने के लिए, 10 20 30 तीन वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ और वैल्यूज ऐड करी जाए। आंसर इज यस, सेट हमारा मॉडिफाइएबल है, सेट हमारा म्यूटेबल है, सेट को बदला जा सकता है। तो कैसे? अगर हम लिस्ट को याद करें तो अपेंड था, अपेंड को लेकिन ये पता होता था कि कहां पर अपेंड करना है, पोजीशन पता होती थी, ऑर्डर पता था उसे, बट सेट को तो ऑर्डर पता ही नहीं। तो यहाँ पर अपेंड यूज नहीं होगा, इंसर्ट भी यूज नहीं होगा, क्योंकि इंसर्ट मेथड ये कहता है कि मुझे इंडेक्स बताओ कहां पर रख के आना है, तो यहाँ तो इंडेक्स होते ही नहीं है। तो सेट के लिए स्पेसिफिक अलग मेथड बनाया गया जिसका नाम है ऐड, और ऐड मेथड में आप अपना वैल्यू बताएंगे। आपने लिख दिया 50, अब ये कहाँ ऐड होगा हमें भी नहीं पता कहाँ ऐड होगा, हो सकता है शुरू में आ जाए, हो सकता है 10 के बाद आ जाए, 20 के बाद आ जाए, नहीं पता। प्रिंट करके ही पता चलेगा कि 50 को कहाँ जगह में ली हुई है। ट्वेंटी के बाद ये हमारा ऐड होगा। अब बात आती है कि अगर सेट मॉडिफाइएबल है, एलिमेंट को ऐड करना अलाउड है, तो डिलीट करना भी अलाउड होगा। तो डिलीट कैसे करेंगे? तो हर वो तरीका जो इंडेक्स के थ्रू डिलीट करता है वो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। तो एक था पॉप, अगर आपको याद आए तो पॉप मेथड था। तो पॉप मेथड क्या करता है कि कोई भी रैंडम एलिमेंट सेट के अंदर से डिलीट करके आपको दे देगा, तो डिलीट भी करेगा और आपको वापस भी कर देगा कि क्या मैंने डिलीट किया है, ताकि अगर आप उसको दोबारा कभी साइट में ऐड करना चाहें तो कर पाएंगे। तो पॉप मेथड जब हम साइट पे चलाते हैं तो रैंडमली किसी भी वैल्यू को साइट के अंदर से वो पॉप कर देगा। तो इस साइट हमने प्रिंट करा दिया, कौन चला गया, 10 चला गया। ठीक है, अब वो 10 ई में आ गया होगा, अगर मुझे उसे प्रिंट करना है या उसको कहीं भी यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक, हाँ जी, नहीं रैंडम, तो जितनी बार चलाएंगे हर बार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड कहता है कि जो आप बताएंगे उसी को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आप बताएंगे उसको रिमूव कर देंगे। जैसे आप लिखा 20, तो 20 को रिमूव कर देंगे, और 20 नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी, बोलेगा 20 नहीं है। अब आप ध्यान से देखें, इस लाइन से पहले आप ई लाइन लिख चुके हैं, अगर कोइंसिडेंटली इसकी वजह से 20 रिमूव हो गया हो, इसकी वजह से 20 ही रिमूव हो गया हो, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। और अगर नहीं हुआ होगा तो 20 होगा और यहाँ पर हमारा डिलीट हो जाएगा 20। तो ये रिमूव बताता नहीं है कि मैंने क्या रिमूव करा, क्योंकि आप सिर्फ कह रहा है आपको पता तो है क्या रिमूव कर रहे हो, तभी तो आपने 20 लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 20 कई बार आता है साइट में, तो कहाँ से डिलीट करेगा, तो क्या आंसर दोगे? सारे कहने से पहले ये सोचो, क्या 20 लिस्ट में कई बार हो सकता है, साइट में कई बार हो सकता है, साइट है वो। तो एक क्वेश्चन नहीं बनता कि अगर जो हम एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, अगर वो एक से ज्यादा बार हमारा साइट में आकर होता है,
तो कहाँ से रिमूव होगा? तो आप सीधा आंसर देंगे सर वो एक ही बार अकर होता होगा क्योंकि वो सेट है, और वो एक बार जहां भी होता होगा वही रिमूव हो जाएगा। देखने वाले को लगेगा सब खत्म है ना, वो वैल्यू जहां थी सब जगह से खत्म, लेकिन टेक्निकली देखें तो एक ही जगह थी और जहां थी वहां से खत्म। चलिए, तो इस तरह से हम सेट से एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये आता है, क्या सेट में यूजर से इनपुट लेकर ऐड किए जा सकते हैं? यस। जो मॉडिफाइबल कलेक्शन है उसमें यूजर से इनपुट लेकर वैल्यूज ऐड करी जा सकती हैं। कैसे करेंगे? जैसे लिस्ट में किया था, तो इनिशियली एम्प्टी सेट बनाएंगे। अब ये बड़ा ट्रिकी हो गया। क्यों ट्रिकी हो गया? क्योंकि जब आप एम्प्टी सेट बनाने जाएंगे